नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जौनपुर से शाहगंज विधानसभा से डॉक्टर सूरभान यादव जी हैं। और इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आया है, जिस तरह से 2 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वार किए जा रहे हैं, जिस तरह से राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने संसद भवन में राणा सांगा को लेकर जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति बदल गई है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता शाहगंज विधानसभा से डॉक्टर सूरभान यादव जी हैं। सर, न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। इस समय 3 दिन से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल मची है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आप जिस प्रश्न को उठा रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि घटनाक्रम 3 दिन का है, लेकिन इस समय जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं, चाहे सेंट्रल की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इनका केवल काम ही इस तरह का है। इनको किसी विकास के मुद्दे पे काम नहीं करना है। इनको केवल काम करना है कैसे लोगों को लड़ाया जाए, कैसे क्या समाज में नफरत का बीज बोया जाए, जिससे इसमें उथल पुथल मची रहे और लोग अपने मेन मुद्दे से, रोटी कपड़ा व्यवसाय रोजगार से हटके इसमें उलझ जाए। ये सरकार इसी पे लाना चाह रही है। 3 दिन का नहीं है इनका। जब से सरकारें बनी, इनका एजेंडा ही यही है। इसके पहले क्या देश में नौकरी नहीं थी, या देश में राणा सांगा जैसे लोग नहीं थे, और या देश में मुसलमान नहीं रह रहे थे? कितनी शांति से लोग रहे थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, इनका मोटो ही यही है कि नफरत का बीज बोया जाए और कैसे विकास के मुद्दे से, रोटी कपड़ा महंगाई से हटा के पब्लिक को केवल इसी में धर्म के एजेंडे पर लगाया जाए, जिससे देश में अशांति फैले। डॉक्टर साहब, करली सेना के जो पदाधिकारी हैं वो आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे कूच करते हैं, और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक जनसभा भी थी। तब से राजनीति, और क्योंकि कहा जा रहा है लगातार करली सेना की तरफ से कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे। ऐसा है, सीधे शब्दों में यही आ जाइए। जैसे उन लोगों को लगता है कि रामजी लाल सुमन विरोधी हैं, उनका नाम ही सुनिए यार, रामजी लाल सुमन। अगर उनके पैतृकता से जोड़ा जाए नाता, जथा नामे तथा गुणे, कहावत है। अगर उनके लोग या वो लोग अगर इस सनातनी इस धर्म को नहीं मानते होते तो ऐसा नाम, इतना सुंदर नाम होता। लेकिन फिर भी समाज में जो बुराई व्याप्त है, अगर उनने कुछ झेला है, कुछ शोषण अपने समाज के लोगों के प्रति देखा है, और वो आदमी आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है, तो क्यों नहीं उठाएगा मुद्दा? मैं उस व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हर समय हर काल में कोई न कोई होता है जो देश के लिए अच्छा करता है। अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी हैं, क्यों नहीं बुराई उठा रहे हैं? इस पूरे देश में आप उठा लीजिए, मुगलों के काल में जितने लोग थे, सब गद्दारी का काम किन्होंने किया है? उसको भी तो उठाइए। उनका एजेंडा ये नहीं था भाई, वो बुराई इस पे तो किए नहीं, लेकिन उनके समाज के प्रति जो हमेशा शोषण हुआ है, वो आदमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा है तो उसकी आवाज तो उठाएगा ही कि अब हम क्यों झेलें, हम उस लायक हैं। और ये लोग, भाजपा के लोग, ये चाहते हैं कि केवल धर्म इनकी वो है, बैनामा करा लिए हैं, इन्हीं का केवल एकाधिकार है। अरे भाई, धर्म तो हम लोगों से जुड़ा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज पहुंचे हैं, उन्होंने गाय को गोबर से बदबू दिखा दिया। अरे, इतिहास गवाह है, हम लोग उस वंश से आते हैं जिसे गोपालक कहा जाता है, ग्वाल वंशी। उस आदमी को गोबर से बदबू आएगी? उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से गाय को गौशाला के नाम पे गायों को मार दे रहे हैं, वहीं दफना दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे फेंक दे रहे हैं, उनको खाने का प्रॉपर चारा नहीं है, उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए इनका भटकाने का तरीका, सीधे वे पे चले गए कि वहां जो है गोबर से बदबू आ रही है। अरे, यदुवंशियों को गोबर से बदबू आएगी जो गोपालक हैं, गोवंशी हैं? ये सब इनका एजेंडा है। मीडिया को खरीद रखे हैं। और एक सिरे से, अभी आप कुंभ में देख रहे हैं, आप कुंभ में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंचे होते तो इतनी बदहाल व्यवस्था थी कि वहां जनता त्राहि त्राहि करती। लेकिन भला हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे, उन्होंने देखा था, वो चाहते हैं कि जनता हमारी, भाई राजनीति होती रहेगी, देश और जनता होनी चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। वो गए वहां ने विपक्ष के एकदम बढ़िया अपनी भूमिका निभाते हुए कहा कि काम कुछ नहीं हुआ है। अगले दिन बाबा जी वहां पहुंचे हैं, तब जाके खंभे और दिन रात करके वहां के मेला अधिकारियों ने वहां व्यवस्था कराई है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो गई। इसके पहले क्या कुंभ नहीं होता था? इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई। हाँ, जो समाजवादी पार्टी में वो स्टेशन पे भगदड़ मच गई थी, अमृतकाल, हाँ अमृतकाल नाम दे दिए, बताइए। इसके पहले कुंभ कब नहीं होता था? महादानी हर्षवर्धन 12 वर्ष में पूरा दान करके चले जाते थे। उनसे बड़ा दानी कोई है? इस महाकुंभ में कोई व्यक्ति था उनका नाम लेने वाला? बस केवल मोदी योगी, मोदी योगी। अरे, ये सब समय का चक्र है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। कुंभ हमेशा आता जाता रहेगा और इससे ज्यादा पब्लिक वहां स्नान करेगी। एजेंडा जो बनाए हैं, वहां लोगों के साथ इतनी त्रासदी हो गई है, पता तक नहीं लग रहा है कि लोग कहां गए। अरे भाई, ठीक है, ना मुआवजा दो, कम से कम लोगों को ये घोषित तो करो कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई है,
वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। छोटी सी थोड़ी समस्या है। आप इस निचले लेवल पे आके देखिए कि जिसके लोग कुंभ में गायब हुए हैं और आप कह रहे हो कि यहाँ गायब ही नहीं हुए, कोई मृत्यु नहीं हुई है, उनको क्या 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 कहा जाएगा? आपका कुछ चंद रुपयों के नाते या इस बदनामी को बचाने के लिए कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन जिनका परिवार गायब हुआ है वो क्या 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 महसूस कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? उनका न कोई कार्ड बन रहा होगा, न कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा होगा। कितनी बेसिक समस्या है, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। बस केवल एक एजेंडा, नफरत का बीज बो, देश में कैसे अशांति फैले, जिससे विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, ये सब दब जाए और बस केवल मोदी मोदी, योगी योगी रहे। और इस सरकार को 2027 में मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से, उखाड़ के फेंक दें ऐसी सरकारें जो जनता के हित में नहीं हो। नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी वहां लगाई गई थी महाकुंभ में, उसका भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और जो पीठाधीश्वर आए थे लगातार विरोध कर रहे थे। कैसे थे? नेताजी का बहुत बड़ा नाम है, उनको तो मैं सत सत प्रणाम करना चाहता हूं कि उनके आने से जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में कार्य किया था वही कार्य इन्होंने किया था। तो कुछ लोग तो जो हर समय भगवान कृष्ण जब थे, जरासंध और सारे लोग कितनी बार युद्ध किए थे, लेकिन बेचारे वो भी सोचे कि यार ये नहीं मानेंगे, अताताई हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम चलो दूसरी जगह जाते हैं, शांति के लिए भागे थे। तो ऐसे ही चीज़ें कुछ 2 कदम पीछे हट के फिर किया जाएगा। इसमें भी इस तरह का कार्य होगा जब ये अताताइयों का समूल नाश होगा। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में इसमें पीडीए पहले 24 के चुनाव में आप लोगों ने पीडीए पखवाड़ा चलाया और फिर पीडीए का कार्यक्रम आप लगातार आप लोग कर रहे हैं और पीडीए को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिगत राजनीति जड़े रखती हैं, क्या पीडीए जातिगत राजनीति को आगे बढ़ा रहा है या पीडीए सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है? बिल्कुल, पीडीए अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा और समाजवादी पार्टी की संस्थापक में ही ये नाम है कि समता मूलक। आपको याद होगा कि जो जातिवादता की बात कर रहे हैं, अनिल यादव जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। यही सरकारें विपक्ष में जो थीं उस समय ऐसा कहा कि 80 एसडीएम हो गए, 86 में 56 एसडीएम हो गए और विधानसभा में बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसका प्रूफ दे दो 56 एसडीएम का। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और इतनी बड़ी बात कह रहा है खाली सुन के और कोई प्रूफ नहीं दे रहा है, आज क्या हो रहा है? उसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 84 बैच के आईएएस प्रभात कुमार थे, उनके जस्ट बाद आपने किसको उठा के लाया है? क्या वो ठाकुरवाद नहीं है? उनकी कौन सी ऐसी योग्यता? उनसे बड़े सीनियर लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, लेकिन आप केवल जातिवादता का टैग लगा के वहां रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चौपट हो रहा है। जिस दिन युवा जिस ओर चलता है ना, देश उसी ओर चलता है। जिस दिन वो बम फूटने वाला है, अभी इलाहाबाद में थामे हुए हैं, कोई वैकेंसी हो रही है बताइए, लेकिन कोई नाम नहीं है। लखनऊ में आप देखिए अभिषेक प्रकाश सिंह डीएम थे 3 साल, कोई बताइए बिना सरकार के संबंध के 8,000 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी नोएडा में, उसका 5% कमीशन कितना होता है? 400 करोड़। क्या किसी एक आदमी के बस की है कि 400 करोड़ रुपए रख लेगा? इसमें 100% इन्वॉल्व है, उनकी नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर लिखा भी कि ये जो आदमी है वो वहीं मुख्यमंत्री ऑफिस में छिपा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खाना पूर्ति होगी, सब दबा दिया जाएगा। ये तो एक भ्रष्टाचार है, ऐसे तमाम भ्रष्टाचार। अभी उत्तराखंड में इतना पैसा बटा, नोएडा में बट रहा है। सारे लोग जो है एकदम भ्रष्टाचार की, जो ये 8 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार की बेमिसाल की बात हो रही है। इनको उस पर बात नहीं करनी है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि यही भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भाजपा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस तरह के मुद्दे जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके यहां हमला बुलवाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गोबर की बदबू बताते हैं, और मीडिया इनकी यही है जिससे और सब मामले दब जाएं। अरे भाई, इतने बड़े बड़े मामले तुम उसको उठाओ ना जो दीमक की तरह देश को, प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। इसकी बात नहीं करेंगे। गोबर से बदबू आ रही है, राणा सांगा चले गए, उनका समय था, उन्होंने, मैं मानता हूं कि जो आदमी जिस समय रहता है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। आज के लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा जो उस समय लड़ाई लड़ते हैं। आप उन पे बहस कर रहे हो, वर्तमान समय में क्यों नहीं बहस कर रहे हो? जिससे देश चले, जिससे लोगों को बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले, देश आगे बढ़े, विकास की तरफ चले, समृद्धि की ओर बढ़े, उसकी बात नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे हो गए और उन्होंने, आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, विपक्ष हमेशा बेरोजगारी की बात करता है, बेरोजगारी है, लेकिन वही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है और उनके 8 साल बेमिसाल, इसकी बात करते हैं। कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, युवा एकदम अब बैसाखी के सहारे पे आ रहा है। मैं आपको इसी एम्प्लॉयमेंट की बात बता दूं, 2016 में सैमसंग नोएडा में स्थापित हो रही थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
नियमों को थोड़ा ताक पे रख के सैमसंग को जमीन प्रोवाइड की गई कि चलो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे प्रदेश में रहेगी। वो काम होते होते 17 में सरकार चली गई। उसके इनॉग्रेशन में ये लोग झूठ का पुलिंदा बांध के कि हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया। मैं दावे के साथ कहता हूं एक इन्वेस्टमेंट उस तरह का जो 2016 में इतना बड़ा सैमसंग का था, आज तक कोई इन्वेस्टमेंट हुआ हो तो बताइए। केवल इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे छलावा हो रहा है। और वही देखिए, उसी इन्वेस्टमेंट समिट के लिए 8,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसी में 5% कमीशन में पूरे लोग फंस रहे हैं। मैं कहता हूं इसकी ढंग से जांच हो जाए तो उस जो मुख्यमंत्री कार्यालय के कौन ऐसा व्यक्ति है जो उससे अछूता बचेगा। सब लोग उसकी जद में आएंगे, लेकिन जांच के नाम पे सिफर होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए छोटे छोटे मुद्दे आगे लाती है, धर्म की राजनीति करती है, जिससे लोगों में सद्भाव बिगड़े, ये सब मामला दब जाए। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, सामने 27 का चुनाव है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, तो कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में आती है तो जो 100 दिन होते हैं सरकार के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो 5 ऐसे काम क्या आप लोगों ने, आप युवा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके युवा हैं, आप यूथ की पॉलिटिक्स करते हैं, युवाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आप नौकरी रोजगार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ऐसे जो 100 दिन होंगे समाजवादी पार्टी के, 5 ऐसे सबसे बड़े काम क्या है? सबसे पहले काम तो हमारे राष्ट्रीय जी का विजन साफ साफ क्लियर है। उनके आने पे सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों पे विशेष जोर दिया जाएगा। और जो बच्चे, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक दिन ऐसे पर्सनली बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार में जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली है, चाहे वो जिस समाज का हो, अगर पिछड़ा, अब तक तो इन लोगों ने भड़काने का काम किया कि आपका अधिकार यादों ने ले लिया, लेकिन धन्य हो इस सोशल मीडिया का, क्योंकि प्रॉपर मीडिया चौथा स्तंभ जो कहा जाता हो तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने यूथ हैं वो सब जान चुके हैं कि हमारा अधिकार खा कौन रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कम से कम 2 साल की हम उम्र में छूट देंगे, जिससे जो बच्चे एडजस्ट होना चाहें वो एडजस्ट हो जाएं। स्वास्थ्य पे एकदम जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य में लूट मची हुई है और कुछ नहीं हो रहा है, केवल धांधली धांधली धांधली। रोटी, कपड़ा, मकान, यही 5 चीज़ों की जो है मूलभूत जो आवश्यकता है उसको दूर किया जाएगा। बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन आपने देखा है कि लखनऊ में तमाम SCL सिटी से लेके एक्सप्रेसवे तक उनके विजन, उनका जो कार्य है वही ये सरकार पूरा कर रही है, उसी का फीता काट रही है। तो इनको खुद लग रहा है कि अभी 10 साल में हमने जो लीपापोती कर ली है, अगली सरकार समाजवादी पार्टी की आ जाए, कम से कम हमारी इज्जत तो बचेगी, कुछ और काम करने को मिलेगा। इनके पास कोई विजन नहीं है कि जिससे देश आगे बढ़े। इसके लिए समाजवादी पार्टी 2027 में तैयार है और देश की जनता, प्रदेश की जनता तत्पर है कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ताज पहनाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश समृद्ध और विकास के रास्ते पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जो जौनपुर के शाहगंज विधानसभा से आते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और तमाम सारे मुद्दों पर बहुत ही खुलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल बेमिसाल की पीठ थपथपा रही है, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जिस तरह से बेरोजगारी का हाहाकार उत्तर प्रदेश में मचा है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी तो अगले जो 100 दिन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी जो यूथ है, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी। अब देखना यही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, 27 का चुनाव जल्द है। अब अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो 100 दिन होंगे, उन 100 दिनों में जो सुरभान यादव जी कह रहे हैं कि ये सारे काम किए जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।